दोस्तों, ट्रेन में एक लड़की भीख मांग रही थी। किसी ने उसे 5 रुपए दिए तो किसी ने 10 रुपए। लेकिन जब वह एक लड़के के पास पहुंची तो उसने उसे पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ सौंप दिया। दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि दिल को छू जाने वाली भी है। ये रोमांच से भरी हुई है और आपको अंत तक बांधे रखेगी। बस इसे पूरा सुनिए और महसूस कीजिए। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी विनती है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में एक लड़का जिसका नाम विकास शर्मा है। इस ट्रेन में सफर कर रहा था। विकास पिछले 2 सालों से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। अपने शहर पटना में कोचिंग करने के बावजूद उसका परीक्षा में चयन नहीं हो पाया। इससे निराश होकर उसने कोटा के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने का फैसला किया। वह कोटा में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी शुरू करता है। होली की छुट्टियों में वह अपने घर लौटता है और छुट्टियां मनाने के बाद फिर से कोटा के लिए रवाना होता है। ट्रेन जब आरा स्टेशन पार करती है तो विकास देखता है कि एक लड़की डिब्बे में भीख मांग रही है। वह लड़की देखने में बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसने साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ था और अपने बदन को पूरी तरह से ढक रखा था। उसे इस तरह भीख मांगता देख विकास को बहुत दया आती है। लोग अलग अलग तरह से उस लड़की को देख रहे थे। कोई उसे 5 रुपए दे रहा था तो कोई 10 रुपए। कुछ लोग तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। लेकिन विकास की नजरें उस लड़की पर टिक गई। वह लड़की डिब्बे के एक दरवाजे के पास खड़ी थी और विकास पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। वह लड़की जिसका नाम बबीता था, भीख मांगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब वह विकास के पास पहुंची तो उसने हाथ फैलाकर उससे भीख मांगी। विकास उसे पहले से देख रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 5 रुपए का सिक्का निकालकर बबीता के हाथ में रख दिया। विकास की निगाहें लगातार बबीता की आंखों पर टिकी हुई थी। यह बात बबीता को भी महसूस हो रही थी। वह थोड़ा असहज हो गई, लेकिन चूंकि उसे इस तरह की नजरों की आदत थी, उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बबीता बेहद खूबसूरत थी और उसे पता था कि लोग अक्सर उसे घूरते रहते हैं, लेकिन विकास की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे अलग महसूस करा रहा था। विकास ने सिक्का देने के बाद भी उसे एकटक देखना जारी रखा। बबीता ने असहज महसूस करते हुए अपनी नजरें झुका ली और आगे बढ़ गई। उसने उस डिब्बे के सभी यात्रियों से भीख मांग ली थी और अब वह अगले डिब्बे की ओर बढ़ गई। विकास खुद को रोक नहीं पाया। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ यह सोचता रहा कि क्या करे। आखिरकार उसने अपने कदम बढ़ाए और बबीता के पीछे पीछे अगले डिब्बे में चला गया। वहां जाकर वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया और एक बार फिर उसे देखने लगा। विकास चोरी छुपे बबीता को देखता रहा। वह बारी बारी से डिब्बे के सभी यात्रियों से भीख मांग रही थी। लगभग 10-15 मिनट बीत चुके थे और अब वह डिब्बा भी लगभग पूरा हो गया था। इस बार विकास ने अपनी नजरें फेर ली और मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। बबीता ने देखा कि एक लड़का खड़ा है, लेकिन उसे केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वह यह नहीं जानती थी कि यह वही लड़का है जिसने पहले उसे पैसे दिए थे। उसके लिए तो हर यात्री सिर्फ एक संभावित दाता था। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ उसकी तरफ फैला दिया। जब विकास उसकी तरफ पलटा तो बबीता चौंक गई। वह उसे पहचान गई कि यह वही लड़का है जिसने पहले उसे पैसे दिए थे। अब वह असमंजस में थी कि क्या करे, क्योंकि वह उससे पहले ही भीख मांग चुकी थी। उसके हाथ जो उसने भिक्षा मांगने के लिए फैलाए थे, थोड़ी देर तक ऐसे ही फैले रहे। विकास ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला। इस बार उसकी जेब से नोटों की एक गड्डी निकली। उसने बिना कुछ कहे वह गड्डी बबीता के हाथ पर रख दी। यह कोई साधारण रकम नहीं थी, वह नोटों की पूरी गड्डी थी जिसमें हजारों रुपए थे। बबीता की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी नहीं देखी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस लड़के ने उसे इतनी बड़ी रकम क्यों दी। वह सोचने लगी कि अब इस पैसे को लेकर क्या करे और इस लड़के के प्रति कैसा व्यवहार रखे। विकास लगातार उसकी आंखों में देख रहा था और अब बबीता भी उसकी आंखों में झांकने लगी। दोनों के बीच एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। यह एक ऐसा पल था जब ना तो शब्दों की जरूरत थी और ना ही किसी सवाल की। दोनों के दिल में एक अनकहा एहसास जन्म ले रहा था जिसे वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। विकास और बबीता के बीच की खामोशी में कई अनकहे सवाल और जवाब थे, लेकिन दोनों ही कुछ कह नहीं पाए। विकास को लगा कि शायद बबीता कुछ कहना चाहती है, तो वह खुद ही बोल पड़ा,
मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं है। बबीता ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस पैसों को रखे या लौटाए। इतनी बड़ी रकम को देखकर उसकी स्थिति असामान्य हो गई थी। उधर विकास भी थोड़ी असहजता महसूस करने लगा। उसने वहां से हटने का फैसला किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अगले स्टेशन पर बबीता ट्रेन से उतर गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या और क्यों हुआ। आज तक उसे किसी ने इतने पैसे नहीं दिए थे। अब तक सबसे बड़ी रकम जो उसे मिली थी वह लगभग 500 थी और यहाँ उसे 10,000 एक बार में मिल गए थे। वह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। विकास एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता के पास 2-3 ईंट के भट्टे थे और 12 बीघा जमीन थी। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसलिए उसके लिए 10,000 की रकम का कोई बड़ा महत्व नहीं था। वह डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए नीट की तैयारी कर रहा था। उसके मन में यह बात थी कि अगर अच्छे नंबर आ गए तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, वरना प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर लूंगा। पैसे की व्यवस्था उसके पिता पहले से ही तैयार कर चुके थे। हालांकि अपनी सीट पर बैठने के बाद विकास को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा, मैंने ये क्या कर दिया? कहीं ये पागलपन तो नहीं था? उसके पास अब कैश खत्म हो चुका था क्योंकि जितना भी पैसा था वह सब बबीता को दे चुका था। हालांकि उसके बैंक अकाउंट और एटीएम में अभी भी काफी पैसा था, लेकिन तुरंत कैश उपलब्ध नहीं था। अगले स्टेशन पर विकास ने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए ट्रेन से नीचे उतरकर दूसरे डिब्बे में जाकर देखने का फैसला किया कि कहीं बबीता अभी भी भीख मांग रही है या नहीं। वह डिब्बा दर डिब्बा देखता रहा, लेकिन उसे बबीता कहीं नजर नहीं आई। तब उसे एहसास हुआ कि शायद वह पिछले स्टेशन पर ही उतर गई होगी। विकास कोटा पहुंचकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन एक रात जब वह सो रहा होता है तो सपने में बबीता उसे दिखाई देती है। सपना ऐसा था जैसे बबीता उससे कुछ कहना चाह रही हो। वह उसे अपने पास बुला रही थी, मानो वह किसी मदद के लिए पुकार रही हो। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह बेचैनी में उठकर बैठ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका दिमाग कई सवालों से घिर गया था। मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए थी, वह सोचता है। कौन थी वो? कहाँ रहती है? और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे जुड़ गया हूँ? विकास खुद को कोसने लगता है। उसे लगता है कि ट्रेन में उसकी सीट पर बैठने की बजाय उसे बबीता के साथ ही रहना चाहिए था। उसे उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। वह रात भर इन्हीं विचारों में उलझा रहता है और सो नहीं पाता। सुबह होते ही वह अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करता है। अपने दोस्त से कहता है, यार मुझे लगता है कि मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जब तक मैं उससे फिर से मिलकर अपनी बात नहीं कह देता, मेरा दिल शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसकी स्थिति को समझते हुए सलाह देता है, ऐसे लोग अक्सर अपने काम के लिए तयशुदा जगहों पर जाते हैं। अगर वह लड़की तुम्हें पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में मिली थी तो हो सकता है वह फिर से वहीं आए। तुम फिर से उसी ट्रेन में जाओ और उसे ढूंढने की कोशिश करो। विकास अपने दोस्त की बात मान लेता है। अगले दिन वह फिर से उसी पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। वह पूरे सफर के दौरान उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। हर डिब्बे में, हर कोने में वह नजरें दौड़ाता है, लेकिन बबीता कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर उसे याद आया कि बबीता उसे आरा स्टेशन पे मिली थी, इसलिए वह आरा स्टेशन पहुंच गया। वह आरा स्टेशन पर सभी ट्रेनों में चढ़कर बबीता को ढूंढता रहा। कुछ देर बाद उसे एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में बबीता दिखी। वह फिर से भीख मांगते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब बबीता ने विकास को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। विकास खुश हो गया, लेकिन बबीता थोड़ी देर रुकने के बाद बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। विकास बबीता से कुछ नहीं कह पाया क्योंकि ट्रेन में लोग थे और किसी अनजान लड़की से बात करना मुश्किल था। ट्रेन के रुकने के बाद बबीता स्टेशन से उतर गई। विकास भी उसके पीछे पीछे उतर गया और बबीता को छुपकर उसका पीछा करने लगा। बबीता एक कच्चे रास्ते से अपने गांव की तरफ जा रही थी। विकास धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। विकास जो बबीता के गांव में पहुंच चुका था, धीरे धीरे उसकी नजरों से बचते हुए उसके घर के पास पहुंचा। बबीता का घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा खपरेल मकान, सामने एक छोटा सा आंगन था और आंगन में एक छप्पर डला हुआ था। मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक छोटा सा बाड़ा था, जहां गाय और अन्य पशुओं को बांधने के लिए जगह थी। वहां भूसा भी रखा हुआ था। विकास थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने लगा ताकि वह छुपकर घर के पास जा सके।
और बबीता के घर का हालचाल देख सके। जैसे ही हल्का अंधेरा हुआ, वह चुपके से उनके घर के पीछे चला गया और वहां से घर की स्थिति को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि बबीता के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था। उनकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि उनका पैर अभी हाल ही में काटा गया था। उनकी टांग पर ताजा पट्टी बंधी हुई थी और वह दर्द से करहा रहे थे। घर में बबीता के अलावा उसकी 3 बहनें, एक छोटा भाई और माँ भी थी। माँ रसोई में खाना बना रही थी। बबीता पैसे अलमारी में रखते हुए अपनी माँ से कह रही थी, माँ आज फिर से वही लड़का मिल गया। माँ ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ बिटिया, वह लड़का फिर से मिला? बबीता बोली, हाँ वह वही लड़का था, वही जिसने मुझे कुछ दिन पहले पैसे दिए थे। आज फिर वह मुझसे टकरा गया। माँ ने कहा, तो तुम क्यों उतर गई? शायद वह फिर से कुछ पैसे दे देता। बबीता थोड़ी नाराज होकर बोली, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद से कमाई करनी चाहिए, ना कि किसी से मुफ्त में पैसे लेना। माँ मुस्कुराते हुए बबीता से कहती है, बेटा तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। बबीता हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ तुम भी बस मजाक करती हो। फिर बबीता घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में बचा हुआ खाना लेकर गाय के पास जाने लगती है। विकास जो पहले से ही चुपकर उसके पीछे था, मौका पाकर उसके साथ घर के अंदर पहुंच जाता है। बबीता गाय को खाना डाल देती है और फिर गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। वह इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टॉर्च होती है जिसे वह ऑन करके चारों ओर ढूंढने लगती है। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी विकास पर पड़ती है, वह चिल्ला पड़ती है। डर के मारे उसका दिल धड़कने लगता है और वह बड़बड़ाती हुई कहती है, यह यहाँ इतनी रात में कैसे और क्यों आया है? विकास जो पूरी तरह से सामने आ चुका था, उसके डर को समझते हुए उसकी चुप्पी तोड़ता है। वह उसके मुंह पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, चिल्लाती क्यों हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। विकास का एक हाथ अब बबीता के मुंह पर था और दूसरे हाथ से वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक चुपचाप गहरी नजरों से देखते रहते हैं। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विकास उसे छोड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। विकास उसे छोड़ देता है और बबीता थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वह उसे गहरी नजरों से देखने लगती है और पूछती है, क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो? मुझे देखने के लिए आए हो? विकास मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा काम है? जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना ही किसी और काम में। मैं बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया हूँ। बबीता कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसे सुनती रहती है और देखे जा रही थी। विकास फिर कहता है, शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह तुम्हारे स्टेशन पर इंतजार करूँगा। तुम भले ही मुझे मत देखो, लेकिन तुम मुझे तो नहीं रोक सकती हो देखे बिना। विकास वहां से जाने लगता है और जैसे ही वह चलता है, बबीता धीमी आवाज में कहती है, सुनिए विकास। विकास रुक जाता है और बबीता कहती है, अब रात में आप कहाँ भटकते फिरेंगे? आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। काफी रात हो चुकी थी, स्टेशन पर भी खाना वगैरह नहीं मिलेगा। फिर वह एक चारपाई बिछाती है और कहती है, आप यहाँ आराम कर लीजिए, जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना ले आऊंगी। बबीता की यह बात सुनकर विकास की खुशी से चेहरा खिल उठता है। वह सोचने लगता है कि यह कितना अच्छा मौका है और बबीता ने कितनी उदारता से उसकी मदद की है। बबीता घर जाती है जहाँ उसकी माँ रोटियां बना रही होती है। वह माँ से कहती है, माँ आप खाना खा लीजिए, रोटी मैं बना दूंगी। क्योंकि बबीता नहीं चाहती थी कि उसकी माँ रोटियां बनाकर थक जाए और रोटियां जल जाए, इसलिए वह सभी के सोने का इंतजार करने लगी। फिर उसने एक थाली में 4-5 रोटियां और अचार रखकर धीरे धीरे घर में चली जाती है। विकास चारपाई पर लेटा हुआ था और जैसे ही बबीता को आते हुए देखता है, वह उठ जाता है। बबीता खाना लेकर उसके पास बैठ जाती है। विकास कहता है, तुम पहले ऊपर बैठो। बबीता मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, आप खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखे हो। विकास हाथ धोता है और रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर पहले बबीता की तरफ बढ़ाता है। बबीता कहती है, आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। विकास हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भी भूखी हो।
फिर दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। विकास खुद भी खाता है और बबीता को भी खिलाता है। खाना खाने के बाद दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं। विकास पूछता है, कब से तुम यह काम कर रही हो? बबीता थोड़ी देर सोचकर कहती है, मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका पैर खराब हो गया। डॉक्टर को उनका पैर काटना पड़ा। अब वह काम नहीं कर पाते। जो कुछ पैसा बचा था वह सब दवाइयों में खर्च हो गया। मजबूरी में मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। इससे बेहतर मुझे कोई और काम नज़र नहीं आया। समय से अपने घर आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। पिताजी का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसमें घाव है, दवाइयाँ अभी भी चल रही है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बोलने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मदद वहीं करते हैं जहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद हो। विकास भी अपने बारे में बताता है, मैं भी ऐसे ऐसे तैयारियां कर रहा हूँ। विकास और बबीता एक दूसरे से अपने बारे में बातचीत करते करते समय का एहसास नहीं करते। दोनों के बीच गहरी समझ और प्रेम का रिश्ता बनता गया। बातचीत करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। अब बबीता कहती है, सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ने आऊंगी। विकास कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन बबीता नहीं मानी और उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए साथ जाती है। विकास एक ही शर्त पर वहां से जाने के लिए राजी हुआ था कि वह रात को फिर से आएगा। अगले दिन वह होटल में रुकता है और बबीता घर जाकर सो जाती है। बबीता की माँ कहती है, बेटा तुम आज भीख क्यों नहीं मांगने गई? ऐसे काम कैसे चलेगा? बबीता जवाब देती है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। विकास ने उसे सख्ती से मना किया था कि उसे अब भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह और बबीता एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। विकास कहता है, तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। फिर रात होती है और विकास वापस बबीता के घर आता है। बबीता ने आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था। रात के समय जब सभी सो जाते हैं, बबीता घर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। उनके बीच कोई भी गलत भावना नहीं थी। ना तो विकास ने कोई अनुचित हरकत की और ना ही बबीता ने, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। वह बस एक दूसरे से बातें करते रहते थे। सुबह होते ही विकास वापस होटल लौट जाता है और यह सिलसिला लगभग 5-6 दिन तक चलता रहा। वह दिन में होटल पर खाना खा लेता और रात में बबीता उसे खाना खिला देती थी। 7वां दिन जब आता है तो बबीता की माँ को थोड़ा शक होने लगता है। वह ये देखती है कि बबीता ना तो भीख मांगने जाती है और ना ही घर में कुछ और काम करती है। उसकी माँ उस पर नज़र रखने लगती है, यह जानने के लिए कि वह आखिर क्या कर रही है। एक रात बबीता जैसे ही खाना लेकर जाती है, उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वह छिपकर दोनों को देखती है। वह देखती है कि बबीता और विकास एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। माँ गुस्से में उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, यह क्या हो रहा है? विकास माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है और बबीता भी घबरा जाती है। लेकिन बबीता थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है, माँ यह वही लड़का है जिसने हमें पैसे दिए थे। यह सुनकर बबीता की माँ चुप हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर विकास के बारे में चर्चा होती रहती थी। बबीता हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी, यह कहकर कि वह लड़का बहुत अच्छा है। बबीता अपनी माँ से सारी बात बता देती है और फिर विकास भी आगे बढ़ते हुए कहता है, माँ जी मैं बबीता से शादी करना चाहता हूँ। वह अपनी सारी जानकारी माँ को देता है। बबीता की माँ कहती है, यह सब तो ठीक है, लेकिन बेटा क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे? विकास जवाब देता है, माँ जी आप इस सब की चिंता मत कीजिए, आप बस शादी करा दीजिए। ये कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। अगले दिन बबीता की माँ दोनों को मंदिर में लेकर जाती है और उनकी शादी करा देती है। शादी के बाद विकास बबीता को लेकर कोटा चला जाता है। वह अपने अकाउंट से पैसे निकालकर बबीता के खर्चे के लिए दे देता है। उसके अकाउंट में पर्याप्त पैसे थे, क्योंकि उसके घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते थे। विकास बबीता की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो आप किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फर्क नहीं होता है। एक बेटे का फर्ज मैं बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। विकास पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन उसकी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि शादी हो चुकी थी। दिन भर विकास और बबीता अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और खुश रहते। 1.5 महीने का समय ऐसे ही आराम से बीत गया, लेकिन अचानक कोई जानकारी विकास के घर तक पहुंच जाती है कि उनका बेटा शादी कर चुका है।
या फिर शादी नहीं भी की है तो एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं है, बस वह दिन रात उसी के साथ समय बिता रहा है। यह सुनकर विकास के पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वह इस बात से ज्यादा नाराज होते हैं कि उनका बेटा ऐसे बिना शादी के किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रह सकता है। वह तुरंत विकास को कॉल करते हैं और पूछते हैं, तुम किस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हो? अगर रहना था तो पहले शादी क्यों नहीं की? कौन है वह लड़की? विकास झूठ बोल देता है और कहता है, पापा, यह लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर ली है। हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं। वह अपनी पत्नी बबीता के बारे में बताता है कि वह बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती घर की खराब परिस्थितियों के कारण दब गई थी। अब जब वह खुशहाल माहौल में विकास के साथ रहती है तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई है और उसकी खूबसूरती और भी निखर आई है। और लोग ये कहते थे कि विकास ने इतनी सुंदर लड़की से शादी की है और उसकी खूबसूरती किसी हीरोइन से कम नहीं है। विकास के पापा ने कहा, अगर तुमने शादी कर ही ली है तो लड़की को घर लेकर आओ। यहाँ के रीति रिवाज और रस्मों को पूरा करना है। इसके बाद विकास बबीता को लेकर घर जाता है और सभी रस्मों को बड़ी धूमधाम से पूरा किया जाता है। अब विकास के माँ बाप पूछते हैं, बेटा, इन दोनों के माता पिता कहाँ हैं? विकास कहता है, पापा, वे भी नाराज हैं, धीरे धीरे मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। विकास ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अगर अब सब सच बता दिया तो उसके माता पिता गुस्से में आ जाएंगे और इससे परेशानी हो सकती है। इसके बाद विकास बबीता को समझाता है कि वह अपने सास ससुर की सेवा इस तरह से करे कि वे उसे पूरी तरह से अपना ले और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे। बबीता ने ठीक वैसा ही किया। वह सास ससुर की बहुत सेवा करने लगी, हर बात का ध्यान रखने लगी और धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। एक दिन विकास ने अपनी पूरी कहानी और सच्चाई अपने माता पिता को बता दी और उनके दिल में बबीता के लिए बहुत सम्मान और प्यार पैदा हो गया। उनके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उन्हें शाबाशी देते हुए कहते हैं, बेटा, तूने बहुत सही किया, बहुत अच्छा काम किया है। शायद अगर यह किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ही हमें इतना सम्मान और इज्जत मिल पाती और हमारी इतनी सेवा नहीं कर पाती। फिर विकास के माँ बाप बबीता के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। अब यह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, विकास कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसी तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों का मनोरंजन करना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।